हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WB सॉल्यूशंस। ओके, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 5.7 हमारा रह रहा था इस चैप्टर में, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट कर लिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, सारे मेथड्स मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। अब उस मेथड को यूज़ कहाँ करना है? उस मेथड का यूज़ इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने में करना है। जब आपको इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम में मिलने लगे तो उसे आप कैसे डील करोगे? तो आप बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सारे मेथड पता है कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन विद द डिफरेंट मेथड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। और पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, लेकिन हमें एनर्जी को कहीं भी लूज नहीं करना है, आराम से फटाफट कर लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है। अपने विद्यालय के निकट किताबों की दुकान में मेरी मित्र रीता ने 34 रुपए में 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदा, किंतु सुमित ने उसी दुकान से सामान्य मूल्य के 7 कलम और 6 पेंसिल, मतलब सामान्य मूल्य 53 रुपए में खरीद लिया। तो युगपत समीकरण बनाकर प्रति कलम और प्रति पेंसिल का मूल्य बताएं। मतलब कि ईच पेन एंड ईच पेंसिल का हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो चलो इसे हम बनाते हैं। ओके, देन रीता हैज बॉट 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल इन 34 रुपीज। ओके, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, हमें तो पता ही नहीं कि पेन का दाम कितना था, कितना कॉस्ट था, और पेंसिल का कितना कॉस्ट था। तो इसे हम मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स एक्स एंड वन पेंसिल इक्वल्स वाई रुपीज। ओके, एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज हमने क्या मान लिया? कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में हम इतना लंबा लिखने नहीं जाएंगे कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल। 5 पेन्स है ना, एंड 3 पेंसिल्स। ये बार बार नहीं भी लिखो तो भी चल जाता है, बट अगर आप चाहो तो वर्ड प्रॉब्लम में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इक्वल्स कितना दिया हुआ है? 35 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 5x प्लस 3y इक्वल्स 34। कैसे हुआ? एक पेन का दाम कितना है? x रुपीज है, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5x। जैसे कि एक पेन का अगर मूल्य है, मतलब प्राइस कितना है? 5 रुपया है। ठीक है, तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 5। ऑब्वियसली 5 5 5 5 अगर भी इस तरह ऐड भी करते हैं तो भी 10 बार ऐड करने पे आपको 50 रुपीज लगेगा। उसी तरीके से हमने 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहता है कि 1 पेन का दाम दिया रहता है और उससे ज्यादा का निकालना होता है, तो हमेशा क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कभी भी डिवीजन नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x। आप मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया था, तो सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य वाई रुपीज था, तो 3 पेंसिल का दाम कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स कितना हो जाएगा? 3y। ठीक है, इक्वल्स 34। अब दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इक्वल्स 34। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स एंड 6 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स कितना दिया हुआ है? 53 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स एंड 3 पेंसिल, मतलब एक पेन का दाम अगर वाई रुपीज है, एक पेन का दाम अगर एक्स रुपीज है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x। एक पेंसिल का दाम कितना है? वाई रुपीज है, तो 6 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 6y। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 53। दोनों को ऐड करने पे टोटल मूल्य कितना है? 53 रुपीज है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखकर आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, हिंदी में उसे कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो चलो सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 5x प्लस 3y इक्वल्स 34 एंड 7x प्लस 6y इक्वल्स 53। अगर आपके एग्जाम में इस तरह बोले कि आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तभी आप यूज करो, वरना आपको जो इजीएस्ट लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो
किसी एक को एलिमिनेट करना है हमें, इसे एलिमिनेट करते हैं y को, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 3 2 जा 6, 2 से, और 6 तो यहाँ पहले से है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10x प्लस 6y, और ये 34 2 जा 68, ठीक है। और यहाँ पे 7x ही रहेगा, 6y ही रहेगा, और यहाँ 53 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, है ना, घटाने पर, हिंदी में लिखेंगे घटाने पर और इंग्लिश में बाय सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ माइनस का साइन चेंज, जो प्लस रहता है माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है, ठीक है। ये पूरा कट गया, प्लस माइनस कट गया, आपको बीच वाला नहीं देखना है, बीच वाला साइन बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे 10 - 7 3x हो गया, और यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये 6 1 15, ठीक है। दैट इज x इक्वल्स कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड 3, दैट इज 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब x को हमने क्या माना था, 1 पेन का दाम हमारा 5 रुपये आ गया, ठीक है। अब हमें y निकालना है तो किसी एक में पुट कर देते हैं, किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स 5 इन 1 में पुट कर देते हैं। 1 का इक्वेशन क्या है, 1 का इक्वेशन है ये 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल्स 34, ठीक है, 34। x का वैल्यू 5 आया है, 5 5 जा 25 प्लस 3y इक्वल्स 34, एंड 3y इक्वल्स, थोड़ा सा मैं बढ़ाती जाऊंगी क्योंकि बोर्ड छोटा है, 3y इक्वल्स 34 माइनस 25, दैट इज कितना हो जाएगा 9, है ना, 9 हो गया, दैट इज y इक्वल्स कितना हो गया 3, y इक्वल्स कितना आ गया 3, ओके। तो यहीं पे हमने सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 9 3। तो x हमने माना क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल y माना था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ, आंसर में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, या पर पेन आप देख सकते हैं 5 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स 3 रुपीज, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, कहीं अगर आपका छोटा हो तो आप उस वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से है, ओके। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरे मित्र आयशा और रफीक का एक साथ वजन 85 केजी है। आयशा का वजन का आधा रफीक के वजन का 4/9 के समान हो तो समीकरण गठन कर वजन अलग अलग पता करें। मतलब कि द टोटल वेट ऑफ आयशा एंड रफीक इज 85 kg, and the weight of half of the weight of Aisha is equal to the 4/9 of the weight of the Rafiq. Then find the values weight of both, ठीक है। तो दोनों का हमें वेट अलग अलग फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आयशा का वेट हम x मान लेंगे और रफीक का y मान लेंगे, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स लेकर बनाना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसलिए। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, लेट द वेट ऑफ आयशा इज x kg एंड द वेट ऑफ रफीक इज y kg, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि सम ऑफ द वेट ऑफ बोथ क्या है x प्लस y, मतलब कि दोनों के वेट का को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में 85 kg, है ना। दोनों के वेट का जोड़ कितना है 85 kg के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, मतलब सेकंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द वेट ऑफ आयशा, तो आयशा का वेट कितना x है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। हाफ ऑफ द वेट ऑफ आयशा इज इक्वल टू 4/9 द वेट ऑफ रफीक का वेट कितना है भाई, बहुत ही इजीली तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 4/9 है या 4/8 है, मैं एक बार देख लूँ, 4/9 ही है, हाँ 4/9 है, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x वाले को पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 9x, और ये 4 2 जा 8y, है ना, y ऊपर है इसलिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज हम लिख सकते हैं कि 9x, हाँ चलो बस इतना ही कर लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। अब इसे हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप विलोपन विधि से कर लो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर इक्वेशन में देखो 9x = 8y बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स कितना हो जाएगा 8y/9, है ना। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब क्या कर देंगे, पुटिंग x इक्वल्स 8y/9 इन 1 में पुट कर देंगे। तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 8y/9 प्लस y इक्वल्स 85। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 8y और 9y = 9y, है ना। तो ये 8y + 9y कितना हो गया 17y। ठीक है, और ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 85 × 9। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल्स कितना हो जाएगा 85 × 9 / 17। ठीक है, 17 5 × 85 होता है, 5 टाइम्स में कट गया, और 9 5 × 45 kg। तो y हमने किसको माना था, रफीक का वेट। ठीक है, अब y इसमें x में पुट कर देंगे, इसे थर्ड ले लेते हैं, है ना। पुटिंग y इक्वल्स 45 इन थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स क्या हो जाएगा 8 × y का कितना है 45 / 9। 9 5 × 45, अब 5 8 × 40 kg। ठीक है, दैट इज कितना जल्दी निकल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दी वेट ऑफ x किसको माना था हमने, आयशा इक्वल्स 40 kg एंड वेट ऑफ रफीक इक्वल्स कितना आया 45 kg। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने दोनों आंसर्स फाइंड कर लिए, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कुछ सेकंड्स में ही कर लिया, आई थिंक मिनट में। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मेरे चाचा के वर्तमान उम्र, ठीक है, प्रेजेंट एज कहते हैं उसे, मेरे चाचा की वर्तमान उम्र मेरी बहन के वर्तमान उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, मतलब कि चाचा का जो अभी का उम्र है उसकी बहन से 2 गुना है। अगर बहन का, अगर मान लो अगर 10 वर्ष की बहन है, तो चाचा कितने हो जाएंगे 20 ईयर्स के। इस तरह मैं बस बता रही हूँ, लेकिन उतना है नहीं। ठीक है, 10 वर्ष पहले चाचा की उम्र बहन की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले चाचा की उम्र जो थी बहन की उम्र की 3 गुनी थी। समीकरण बना के वर्तमान उम्र बताएं, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, तो हमने क्या मान लिया कि लेट द अंकल्स प्रेजेंट एज, अंकल का प्रेजेंट एज हमने x मान लिया, एंड द सिस्टर प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। ठीक है, अंकल का प्रेजेंट एज x है और सिस्टर का y है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम को कह रहा है कि माय अंकल्स प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ माय सिस्टर्स एज। ठीक है, प्रेजेंट एज x है। ठीक है, प्रेजेंट एज x ट्वाइस ऑफ द सिस्टर्स एज, तो इस सिस्टर का एज कितना है y का ट्वाइस कितना हो गया 2 × y। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि 10 years ago my uncle's age is thrice of my sister's age। ठीक है, 10 years ago, तो अभी अंकल का एज कितना है x है। 10 साल पहले कितना होगा, अच्छा मैं एक मान के चलती हूँ, एक ले लेते हैं कि अभी अंकल का एज 30 ईयर्स मान लो, तो 10 साल पहले उनका एज कितना था, 10 माइनस कर देंगे ना, तो 10 साल पहले उनका एज 20 था। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी अंकल का एज x ईयर्स है, तो 10 ईयर्स बिफोर उनका एज कितना हो जाएगा x - 10, है ना। ठीक है, उसके बाद सिस्टर का एज, अभी सिस्टर का एज y है, तो 10 साल पहले उनका एज कितना हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद और आगे क्या कह रहा है कि 10 साल पहले माई अंकल्स एज इज थ्राइस ऑफ माई सिस्टर्स एज। ठीक है, तो सिस्टर का एज इतना है, थ्राइस अंकल का एज सिस्टर के एज का 3 गुना था, तो ये 3 × दिस। अगर हम 3 गुना था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अंकल का एज 3 गुना था तो अंकल के एज के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बट इस तरह के क्वेश्चंस में हम बीच में इक्वालिटी का साइन ला रहे हैं। जब भी इक्वालिटी का साइन लाएंगे तो दोनों तरफ का जो भार होगा, जो दोनों तरफ का वेट होगा, वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि अंकल को 3 गुना कर दिया और ये अकेला रह गया, तो दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। इक्वालिटी लाने के लिए हमको उसके अपोजिट साइड वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है,
जब बचपन में मैं बनाती थी तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहती थी कि अरे ये तो कह रहा है कि अंकल का एज 3 गुना है, बच्ची का एज अंकल से 3 गुना है, तो 3 गुना तो यहाँ होना चाहिए। बट नहीं, जब भी आपको लगे कि 3 गुना यहाँ होना चाहिए, आप जस्ट इसके अपोजिट में लगाओ। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों इक्वल, ये तो पहले से ही 3 गुना है, ठीक है। अब इसमें ये बहुत ही छोटा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। इस तरह मैं छोटा सा, जैसे मैं सोचती थी वो दिमाग जो मैं अप्लाई कर दी थी वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन बन गया, ये हो गया नंबर 2। अब आप इसे जोड़ो तोड़ो मरोड़ो कैसे भी बना लो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लूँ क्योंकि x का वैल्यू पहले से ही हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस अब दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, पुटिंग यहीं पे लिखो, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू वाई इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है, ठीक है, इन 2, ठीक है। तो x माइनस 10 है ना, तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2y माइनस 10 इक्वल्स 3y माइनस 10, यही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोनों में ही 10 से माइनस हुआ है, इसलिए इस तरह दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया 2y माइनस 10, अब इसे सॉल्व कर लेना है, 3y और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 30, ठीक है। y को एक तरफ ले लेंगे तो 2y माइनस 3y कितना हो जाता है, माइनस y, क्योंकि ये बड़ा है, ये आगे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -20, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज y इक्वल्स 20। तो y हमने क्या माना था, प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर, ठीक है। तो सिस्टर का एज आ गया 20। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल्स 20 इन 1, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि x का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाती तो फिर x माइनस 2y करना पड़ता और बहुत लंबा हो जाता। तो हमें टाइम की बचत करनी है, ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो y इक्वल्स 20 इन 1 में पुट कर देंगे, x इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 20, दैट इज कितना आ गया, 40, कितना इजिली आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अंकल्स प्रेजेंट एज, यही तो पूछ रहा था, अंकल्स प्रेजेंट एज इक्वल्स 40 years एंड सिस्टर्स एज इक्वल्स 20 years, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है अपने गांव, देखो बहुत मिस्टेक होता है हिंदी में, अगर हम हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश बोर्ड के तो बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बंगाली लोग जिस तरह लिखता है उसको वो ट्रांसलेट सही से तरीके से नहीं कर पाते हैं। चलो कोई नहीं। अपने गांव के देव कुमार चाचा ने 590 रुपए का एक चेक भुनाया है, ठीक है। चेक को क्या किया, भुनाया है। यदि बैंक में उन्हें 5 रुपए और 10 रुपए के कुल 70 नोट मिले तो उन्होंने 5 रुपए और 10 रुपए के कितने कितने नोट मिले, नोट की जगह लोट लिखा हुआ है तो ये हमें फाइंड करना है। नाउ मैं इसे ट्रांसलेट कर देती हूँ जो मैंने लिख के रखा हुआ है कॉपी में। देव कुमार चाचा ऑफ आवर विलेज withdraws 490 rupees check from the bank. He received 70 notes on the total notes of 10 rupees and 5 rupees. Then calculate and write the number of notes of 10 rupees and 5 rupees, ठीक है। मतलब कि 10 रुपया और 5 रुपये का नोट उन्हें मिला है। अगर उन्होंने जो चेक को क्या किया, विथड्रॉ किया है, तो उन्होंने 10 रुपये और 5 रुपये के नोट मिले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 70, ठीक है। ये दूसरे वाले में है, पहले वाले में लिखा है कि 590 रुपीज टोटल उसका प्राइस था। मतलब कि 10 रुपए का जितना नोट था सबका अगर प्राइस ऐड करेंगे, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ऐसे 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, तो टोटल जो कॉस्ट हमें मिलता है यहाँ पे वो कितना मिल जाता है, 590 रुपीज, ठीक है। तो पहले तो हम इसे मान लेंगे कि लेट देव कुमार चाचा got x notes
एक्स नोट मिला है। कितना नोट मिला ये हमें पता नहीं है, 10 रुपए का नोट तो है, लेकिन कितना नोट मिला है हमें नहीं पता है। एक्स नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए का एक्स नोट उन्हें मिला है, ठीक है। एंड देव कुमार चाचा गॉट वाई नोट्स ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए का वाई नोट मिला है। मतलब कि 5 रुपए का अगर 10 नोट मिलेगा हमें, तो हमारा टोटल पैसा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 रुपए का 10 नोट मिल गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपीज हमारे पास होगा। तो उस तरीके से है, ठीक है। अब द टोटल कॉस्ट, ये जो पैसे का जो टोटल कॉस्ट है कितना, वो है 590 रुपीज, है ना। देव कुमार चाचा कितना निकाले थे, 590 निकाले थे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो पैसा मिला, जो मोटा उन्होंने निकाला, वो कितना था, 590 था। मतलब कि उसमें 10-10 रुपए के नोट थे और 5-5 रुपए के नोट थे। तो टोटल कॉस्ट कितना था, तो इसे कैसे हम निकालेंगे, 5x, 5x नहीं करेंगे, 5 रुपीज के नोट्स को, अच्छा x रुपीज के नोट्स को हमने 10 मान लिया ना। एक मिनट में थोड़ा देखूँ इसको ध्यान, सॉरी मैंने ट्रांसलेट करने में भी मिस्टेक कर दिया है, कोई नहीं। मैंने वहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि 5 रुपए का नोट, पहले 5 की बात हुई थी ना, यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है कि बैंक से उन्हें 5 रुपए और 10 रुपए के नोट मिले। तो हम क्या करते हैं, 5 रुपए वाला ही पहले मान लेते हैं। तो लिखते हैं देव कुमार चाचा गॉट एक्स नोट्स ऑफ 5 रुपीज, ठीक है, ये थोड़ा सही रहेगा। एंड वाई नोट्स फॉर 10 रुपीज, ये मान लेते हैं हम, बस उलट दिया हमने और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो 5 रुपए का उन्होंने, 5 रुपए का नोट कितना है था, एक्स, नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, एक्स थे, तो 5x हो जाएगा टोटल उसका प्राइस, ठीक है। एंड 10 रुपीज का नोट्स कितना था, वाई था, तो 10 मल्टीप्लाई वाई, और टोटल उन्हें कितना मिला था, 590। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, 70 नोट्स थे, ठीक है। तो पहला नोट, नंबर ऑफ नोट हमने x माना है, x प्लस वाई इक्वल 70, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो बहुत ही इजीली बन गया, नंबर ऑफ नोट्स ही तो हम x मान रहे हैं ना, कि देव कुमार चाचा गॉट x नोट्स, मतलब ये नंबर ऑफ नोट्स ही तो है, एंड y नोट्स, ठीक है, इसकी प्राइस की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना था, 70 नोट थे टोटल, टोटल मिला के 70 नोट उन्होंने विथड्रॉ किया था। तो हमने टोटल x और y जोड़ दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि x 5 रुपए का नोट कितना है, y 10 रुपए का नोट कितना है, हमने ऐसे टोटल नोट्स को ऐड कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गए यहाँ पे। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा इसका यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में देखो 5 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 2y, और यहाँ से भी 5 को कॉमन ले लेंगे, सारे 5 कट जाएंगे, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, तो 4 हो गया, और 40 हो गया, 5 8 ज़ा, तो ये हो गया, ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 5 को कॉमन लेके काट दिया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स 1181, यहाँ पे नाव लिख दो, ठीक है, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स 70, ये हो गया 2। अब यहाँ पे देखो x और x दोनों तरफ है तो इजिली कट जाएगा, बाई सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो, ठीक है। पेंसिल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पेन, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2y माइनस वाई कितना हो गया, y, 180 माइनस 78 हो गया, और 11 माइनस 7 48। तो y हमने क्या माना था कि नंबर ऑफ नोट्स, y नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए का नोट कितना था, 48, 10 रुपए का नोट कितना था, 48 था, ठीक है। अब पुटिंग y इक्वल्स 48 इन टू में पुट कर लेते हैं, ठीक है, 2 में पुट कर लो, तो x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है, दैट इज x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 70 माइनस 48, माइनस कर देते हैं, यह 2 हो गया, और ये हो गया कितना, 6 माइनस 4 2, 22, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 5 रुपीज कितना था, 22 था, बस इसे हम लिख देना है। हेंस number of 5 rupees notes equals 22, and number of 10 rupees notes कितना था, 48। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। देखो नोट्स वाले क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और जरूर बनाइए, ठीक है।
होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, और मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं करूंगी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आपको मेरा मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग कहते हो कि शेयर कर दिया, बट करते नहीं हो। प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। क्योंकि लोग हम बस इतना चाहते हैं कि लोग, ढेर सारे लोग हमें जाने, ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हो। हाँ, अब बाकी आप सबको सब कुछ पता ही है। तो चलो, तब तक के लिए कीप टैक्सिंग एंड कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। बाय बाय।